इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था उसका डोज। अब उसका हम लोग डोजेस देखेंगे कैसे हम लोगों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देना है या फिर लिया जाता है फीमेल के द्वारा। तो क्या बोल रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या था, पिल्स था जो टेबलेट के फॉर्म में आता था, उसको क्या बोलते हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डे। ये कितना दिन तक लेना है, 21 डेज, 21 दिन तक लगातार लेना है। और कब से लेना है, जो ब्लीडिंग फेज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लीडिंग फेज के जो लास्ट ब्लीडिंग डेज होता है उस दिन से लेना है लगातार 21 दिन तक। और 21 दिन के बाद जैसे ही पिल्स को स्टॉप करेंगे लेना तो इंडोमेट्रियल वॉल शेड करेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और ब्लीडिंग हो जाएगा। और जब ब्लीडिंग होगा उस टाइम से, मतलब जिस दिन स्टॉप किए मेडिसिन को लेना, जिस दिन मेडिसिन को लेना स्टॉप किए तो उसी दिन क्या होगा, ब्लीडिंग फेज आएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। और उस ब्लीडिंग फेज के दौरान 7 डेज तक लगातार आयरन टैबलेट लेना है। यहाँ पे क्या है, 7 दिन आयरन टैबलेट लेना है जो कंपनसेट करेगा ब्लड लॉस को। जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। मतलब जो ब्लड लॉस किया वो ब्लड को और बनाने में हेल्प करता है आयरन टैबलेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 दिन तक लेना है, स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट 5 डे होता है, मतलब ब्लीडिंग फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें जो लास्ट डे होगा उसी दिन से स्टार्ट करना है। और ये कितना दिन तक चलेगा, 21 दिन तक। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डे गैप के बाद ड्यूरिंग विच ब्लीडिंग अकर। और जिस दिन गैप करेंगे मतलब 21 दिन तक ये टेबलेट लिया तो क्या होगा, 5th डे से ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 3 जा 21, तो 21 डेज तक 21 डेज तक लेना है पिल्स को। और जैसे ही 21 डेज तक लेके अगले दिन स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग आएगा, ब्लीडिंग फेज आएगा। और जब ब्लीडिंग फेज आता है तो ये तो टैबलेट स्टॉप कर दिए हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद आयरन टैबलेट को लेना होता है। क्योंकि देखो, अगर जो 21 डे तक हम टैबलेट दिए, कोई फीमेल टैबलेट ली 21st डे तक, 21 दिन तक, फिर बीच में उसको क्या किया, टैबलेट को स्टॉप कर दिए, तो वो काउंटिंग भूल ना जाए, इसके लिए बीच में आयरन टैबलेट दे दिया जाता है ताकि वो 7 दिन तक इसको ले पाए। तो 7 दिन तक आयरन टैबलेट लेगी और फिर से उसको इसी टैबलेट को फिर से रिपीट करेगी यहाँ से। मतलब 21 दिन तक ये लिया, 21 और 7 28 दिन, फिर वो लास्ट डे से फिर ये स्टार्ट कर देगी, क्या जो पिल्स है उसको रेगुलर करेगी, फिर से 21 दिन तक लेना है। और ऐसा तब तक रिपीट करना है जब तक वो फीमेल प्रेगनेंसी से बचना चाहती है। जब मतलब जो फीमेल है वो कंसीव नहीं करना चाहेगी, जब तक कंसीव नहीं करना है तब तक ये साइकिल को रिपीट करते रहना है विदाउट गैप। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर द गैप ऑफ 7 डे, जैसे ही 7 डे गैप की तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ब्लीडिंग फेज आया, मतलब ड्यूरिंग विच ब्लीडिंग अकर, ब्लीडिंग होगा। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू, सॉरी यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जब तक उसको कंसीव नहीं करना है, जब तक उसको बचना है कंसेप्शन से, तब तक क्या करना है, तब तक ये रिपीट करना है, इस डोज को पूरे को रिपीट करना है। तो 21st डे तक पिल्स को लिया, पिल्स को लेने के बाद जैसे ही 22वां दिन स्टॉप हुआ, स्टॉप जैसे ही होगा तो ब्लीडिंग फेज आएगा, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आता है, सडन डाउनफॉल होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। जैसे ही सडन डाउनफॉल होगा तो जो इंडोमेट्रियल वॉल था उसका ब्रेक डाउन होगा और ब्लीडिंग के फेज में वो बाहर आएगा। तो जितना दिन ब्लीडिंग होता है उतना दिन आयरन टैबलेट दिया जाता है, क्योंकि वो काउंटिंग ना भूले फीमेल।
तो इसीलिए यहाँ पे आयरन टैबलेट है जो कंपनसेट करता है ब्लड लॉस को, जो ब्लड लॉस हुआ उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फॉर 7 days ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन। 7 दिन तक क्या दिखेगा? ब्लीडिंग फेज दिखेगा। देखो वर्किंग ऑफ पिल्स, जो पिल्स दिया जा रहा है उसका वर्किंग क्या होता है? तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन, इसमें क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मतलब ऐसा पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन है। एक पिल्स बताए थे जहां पे प्रोजेस्टेरोन सिर्फ होता है, एक ऐसा पिल बताया जो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रहता है। तो इसमें क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, ये 21 दिन तक लेना है और ये क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक देगा, इनहिबिट करेगा जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच को। इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है निगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच के सिक्रीशन को रोकता है और उसी एफएसएच एंड एलएच नहीं रिलीज नहीं होने के कारण फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे तो क्या क्या बोल रहा है? जीएनआरएच को ये निगेटिव फीडबैक देगा तो जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच के सिक्रीशन को रोकेगा, हार्मोन ये रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को भी रोकेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। अब देखो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से कैसे प्रिवेंट करता है? तो आफ्टर 21 days प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन यूज स्टॉप। क्या बोल रहा है? 21 दिन 21st डे के बाद, जैसे ही 21st डे तक तो टेबलेट ली फीमेल, उसके बाद 22 डे पे 22nd डे पे वो स्टॉप हो गया तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होगा? सडन डिक्रीज करेगा, सडन डिक्रीज करेगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट, हार्मोन का अमाउंट ब्लड में डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? यूटेराइन हार्मोन लेवल ड्रॉप करेगा, लेवल नीचे आएगा तो इंडोमेट्रियम का जो वॉल है, जो इंडोमेट्रियल वॉल है, ये जो इंडोमेट्रियल का वॉल है ये क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में वो बाहर आ जाता है। ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन अकर, मतलब यहाँ पे क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा। आया समझ? इसमें क्या होता है? जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो हार्मोन है वो सडन डिक्रीज करेगा, सडन डाउनफॉल होगा उसका, तो जो इंडोमेट्रियल वॉल थिक था इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि जो टेबलेट हम लोग ले रहे थे, जो टेबलेट फीमेल ले रही थी, वो टेबलेट में क्या था? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन था, जो क्या करवा रहा था? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियल वॉल को थिक करवा रहा था, इंडोमेट्रियल वॉल को थिक करवा रहा था। लेकिन वही प्रोजेस्टेरोन फॉलिकुलर डेवलपमेंट को रोक रहा है, मतलब ओव्यूलेशन को तो रोक रहा है, लेकिन इंडोमेट्रियल वॉल को थिक कर रहा था। और जो इंडोमेट्रियल वॉल है उसका ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि सडन इसको स्टॉप कर दिए। 21 दिन तक लिए, 22वां दिन स्टॉप हुआ, जैसे ही स्टॉप हुआ तो इसका ब्रेक डाउन शुरू होगा और इंडोमेट्रियल का वॉल जैसे ही टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा, मतलब ब्लीडिंग फेज दिखेगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अल्टर सर्वाइकल म्यूकस, और इसका क्या काम है? एक और बताया थे, जो सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर कर देता है, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस कर देता है, सर्वाइकल प्लग बना देता है, म्यूकस का एक प्लग बनाता है जो स्पर्म के एंट्री को रोकता है। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, थिकनिंग करवाता है जो स्पर्म के एंट्री को रोकता है। इनहिबिट ओव्यूलेशन, और इसका क्या क्या फंक्शन है? ओव्यूलेशन को रोक रहा है, हाई हार्मोन लेवल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एन एग, एग की रिलीज को रोकता है। थिकनिंग, सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग होगा तो ये फिजिकल बैरियर का काम करता है, प्लग का काम करता है, जो ब्लॉक करता है स्पर्म के एंट्री को। अब क्या बोल रहा है? साइकिल रेगुलेशन फॉर 21 डे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन अ थिक इंडोमेट्रियम, ये थिक इंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। हाई लेवल इनहिबिट ओव्यूलेशन, यहाँ क्या क्या लिख दिया है जी? अपॉन स्टॉपिंग गेट द हार्मोन ड्रॉप दी, ये क्या लिख दिया? फॉर 21 डे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द थिक इंडोमेट्रियम, हाई लेवल इनहिबिट द ओव्यूलेशन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्लस
एस्ट्रोजन इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर रहा था। जब इसका इंटेक को स्टॉप करेंगे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो पिल्स है उसके इंटेक को स्टॉप करेंगे, जैसे 7 दिन का गैप लिए हैं, तो जो 7 दिन का गैप हुआ उस टाइम पे क्या होगा, हार्मोन ड्रॉप काउज द इंडोमेट्रियम टू शेड, इंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होगा और क्या दिखेगा, ब्लीडिंग का फेज दिखेगा। इंडोमेट्रियल टू शेड दैट काउज ब्लीडिंग, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी लिख सकते हो, दैट काउज ब्लीडिंग। क्या होगा इसके बाद, ब्लीडिंग होगा। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, द चेंजेस टू द इंडोमेट्रियम मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन को कैसे प्रिवेंट कर रहा है, इंडोमेट्रियम को अनसुटेबल बना रहा है, जो इंडोमेट्रियम का वॉल है उसको अनसुटेबल बना देगा। सॉरी, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो कैसे इम्प्लांटेशन होगा, 21 डे पे ब्रेक डाउन हो गया तो इम्प्लांटेशन होने का कोई बात ही नहीं है। इम्प्लांटेशन हो भी कैसे जाएगा, जब वहां पे ओवम आया ही नहीं तो इम्प्लांटेशन होने का कोई बात ही नहीं है। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द 7 डे पिल फ्री गैप, वहां पे क्या होता है, गैप होता है 7 दिन का, तो आयरन सप्लीमेंट उसको दिया जाएगा, आर टेकन टू हेल्प, कंपनसेट करता है ब्लड लॉस को, जो कब होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे होता है। अब देखो सहेली, सहेली क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है या नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। एक था माला डी एंड माला, क्या था, माला डी एंड माला एस था, वो क्या था, स्टेरॉयडल पिल्स था। ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। ये नॉन स्टेरॉयडल पिल का नाम क्या है, सहेली, जो किसके द्वारा बनाया गया था, CDRI लखनऊ। तो CDRI कौन है, एक ड्रग का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। वहां के जो साइंटिस्ट थे वो इसका डिस्कवरी किए। ये नॉन स्टेरॉयडल पिल्स का, वो स्टेरॉयडल पिल्स जो है वो रेगुलर लेना था, मतलब जब तक फीमेल को कंसीव नहीं करना है या फिर प्रेगनेंसी से बचना है तब तक उस पिल्स को लेते रहना है। लेकिन इसमें क्या है, इसको वीकली लेना है, सप्ताह में एक बार लेना है, और ऊपर से ये नॉन स्टेरॉयडल है। इट कंटेन, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमैन होता है, इसमें इस पिल्स में टेकन वंस अ वीक में कितना दिन लेना है, एक दिन लेना है सप्ताह में। डेवलप बाय CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसका डिस्कवरी हुआ, मींस यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा डिस्कवर किया गया। डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ओव्यूलेशन भी इसका हो रहा है, इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो रिसेप्टर होता है उसी को बदल दिया जाता है। जहां पे मान लो कोई एक यहाँ पे कोई ताला है, ताला में कोई चाबी लगता है, तो ये रिसेप्टर हो गया, तो रिसेप्टर का जो ये की का जो कटिंग होता है उसी को बदल देता है। जहां पे रिसेप्टर बाइंड करने वाला होता है उसी जगह पे उसमें चेंजेस ला देता है, तो बाइंड नहीं करता। इसका एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट एक्ट एज SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मतलब क्या हुआ, ये एस्ट्रोजन के एडिशन को रोक रहा है, उसके प्रोटीन में चेंजेस ला देता है। मॉडिफाइड रिसेप्टर में मॉडिफिकेशन लाता है, चेंजेस लाता है। इफ द एस्ट्रोजन डज नॉट बाइंड इंडोमेट्रियल डज नॉट प्रोलिफरेट, जब एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा इंडोमेट्रियल वॉल से तो उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होगा, उसमें थिकनिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियल वॉल, तो इंडोमेट्रियल वॉल का थिकनिंग नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पा रहा है इंडोमेट्रियल वॉल से, क्योंकि जो इंडोमेट्रियल वॉल पे एस्ट्रोजन जहां पे एस्ट्रोजन को लगना था, एस्ट्रोजन को जाकर बाइंड करना था, उसका जो रिसेप्टर था वो
अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया या फिर उसमें मॉडिफिकेशन आ गया, तो जहां पे उसको बाइंड करना था वो रिसेप्टर अपने आप को चेंज कर लिया, तो वो एस्ट्रोजन वहां पे बाइंड नहीं कर पाया। बाइंड नहीं करेगा तो इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट नहीं होगा, थिकनिंग नहीं होगा। तो जैसे ही ये क्या करेगा तो प्रेगनेंसी से बचाएगा, इंडोमेट्रियल वॉल का थिकनिंग नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी से बचाएगा। तो क्या बोल रहा है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है और इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा, ये प्रेगनेंसी से बचाता है अच्छे तरीके से और इसका साइड इफेक्ट भी कम है। तो देखो ये इंडोमेट्रियल वॉल है, इंडोमेट्रियल वॉल के ऊपर एक रिसेप्टर है जहां पे एस्ट्रोजन को जुड़ना है। अब क्या करेगा, सहेली मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस पर जाके बाइंड हो गया या फिर जो इसका रिसेप्टर है उसमें चेंजेस ला दिया, उसमें कुछ एडिशन कर दिया, चाहे कुछ भी कर दे, उसका उसमें जो होता है रिसेप्टर है उसमें चेंजेस ला देता है, उसको क्या करेगा, मॉडिफाई कर देता है रिसेप्टर को। और रिसेप्टर को जैसे ही मॉडिफाई करेगा एस्ट्रोजन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो ये इंडोमेट्रियल वॉल का थिकनिंग नहीं होता, इंडोमेट्रियल वॉल का थिकनिंग नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन होने का कोई बात ही नहीं है। एस्ट्रोजन बाइंड नहीं किया। अब देखिए इम्प्लांट एंड इंजेक्टेबल। अभी हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को लेने का तरीका क्या था, ओरली ले रहे थे थ्रू द पिल्स। पिल्स मतलब टेबलेट के माध्यम से उसको हम लोग इनटेक कर रहे थे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को जो ओरली लिया जा रहा था। अब देखो अल्टीमेट टारगेट क्या है, अल्टीमेट टारगेट है ब्लड में हार्मोन को पहुंचाना आर्टिफिशियली। जैसे बॉडी के अंदर तो सेम हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो नॉर्मल फंक्शन शो करेगा, अब उसको समय से पहले पहुंचाना या समय के बाद पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बाहर से इंटेक करेंगे हार्मोन को। तो बाहर से इंटेक करने का तरीका क्या हो सकता है, पिल्स के रूप में ले सकते हैं, टेबलेट के रूप में ले सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं या फिर बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पिल्स के थ्रू ले रहे थे, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा था थ्रू द पिल्स, अब उसको डायरेक्ट बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिए। तो इम्प्लांट करेंगे तो वहां पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, रिलीज होगा, जो ब्लड में जाकर ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स कर जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजेन और प्रोजेस्टेरोन, यहां देखो प्रोजेस्टोजेन और प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन, ये कॉम्बिनेशन बोल रहा है। सेम ही बात है, बार बार एक जगह पे आता है क्या, प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्टोजेन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन। तो ये प्रोजेस्टेरोन एक हो गया, एक प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये कंबाइंड फॉर्म में, जैसे इसी को बोल रहे थे प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन। ये क्या हो गया, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहेगा इस टैबलेट में, प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टेरोन जो भी बोलो, टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट पहुंचाना है तो उसका तरीका अलग अलग है, पिल्स के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू या इम्प्लांटेशन के थ्रू। तो ये क्या है, इंजेक्शन का बात कर रहा है, इंजेक्टेबल और प्लेस्ड सब डर्मली बिलो द स्किन इन फैन शेप्ड मैनर मेड अप ऑफ सिलिकॉन कैप्सूल विच रिलीज हार्मोन। क्या बोल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन नहीं होगा, हाँ इंजेक्शन भी हो सकता है। क्या बोल रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ब्लड में, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लांट कर सकते हैं सब डर्मली, मतलब स्किन के बिलो, मतलब जो स्किन है हमारा, ये जो स्किन है स्किन के जस्ट बिलो, इसको इम्प्लांट करते हैं। किस शेप में इम्प्लांट करते हैं, फैन मैनर शेप में, मतलब फैन शेप्ड मैनर में, इसको बोलते हैं फैन शेप्ड मैनर। जो हम लोग हाथ से चलाने वाला पंखा होता है उस मैनर में इस टाइप से उसको इंसर्ट करते हैं, कहां पे, सब डर्मली
जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। ये इम्प्लांट क्या करेगा, ये 5 साल तक इफेक्टिव रह सकता है, ये लंबे समय तक चलता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इसका भी एक्शन सेम है। भाई बात तो सेम ही ना है, तरीका अलग है, हार्मोन पहुंचाने का तरीका अलग है। वहां पिल्स के थ्रू ले रहे थे, कोई इंजेक्शन के थ्रू ले रहा है, कोई इम्प्लांटेशन के थ्रू ले रहा है। तो जो इम्प्लांट किए वहां पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा और वो सेम फंक्शन शो करेगा जो पिल्स शो कर रहा था। तो ये क्या है, फैन शेप में सिलिकॉन का कैप्सूल होता है, उसको इम्प्लांट कर देते हैं कहां पे, सब डर्मली स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे। तो क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्ट्रोजेन रिलीज कर रहा है। अगर जो कंबाइंड पिल्स रहेगा प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन वाला, तो दोनों रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आएगा, जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम सुन के क्या लग रहा है, ऐसा कंडीशन जब कोई फीमेल या कोई कपल कंसीव कर लिया हो या फिर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, या फिर रेप के केस में क्या होता है, वहां पे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव थोड़ी यूज करता है, वो एक दरिंदगी है जहां पे जैसे होता है ना कि एकदम घटिया तरीके का अपराध है जो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका क्या ही बोल सकते हैं, बहुत घटिया चीज है। इसमें क्या होता है, रेप के केस में और फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये रेप के केस में भी इसका यूज होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को। जैसे फीमेल के बॉडी के अंदर सीमेन चला गया, स्पर्म चला गया, तो उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी से बचा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और उस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को कब देना है, विद इन 72 और 72 घंटा के अंदर उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिला देते हैं। जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो ओरली लेती है या फिर इंजेक्टेबल के फॉर्म में देते हैं, तो वो क्या करता है, 3 तरीके से बचाता है। वो एक तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकता है, या फिर फर्टिलाइजेशन से बचा सकता है, या फिर अगर जो फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो इम्प्लांटेशन से बचा सकता है। तो ये कब कब यूज करना है, रेप के केस में यूज होता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो कपल्स यूज कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली वर्क नहीं किया और फीमेल कंसीव कर गई है और उसको उस प्रेगनेंसी से बचना है, तो विद इन 72 आवर्स वो इमरजेंसी पिल्स का यूज कर सकती है। और ऐसा कपल जो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, उस टाइम पे भी वो अगर जो उस प्रेगनेंसी से बचना चाहता है, तो वहां पे भी इमरजेंसी पिल्स का यूज कर सकता है। ये कब देना है, विद इन 72 और 72 घंटा के अंदर इसको देना होता है ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है। तो क्या आप इसमें किस फॉर्म में दे सकते हैं, पिल्स के फॉर्म में दे सकते हैं, या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के फॉर्म में दे सकते हैं, आईयूडी के फॉर्म में दे सकते हैं। ये पिल्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, आईयूडी के फॉर्म में दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन सिर्फ प्रोजेस्टेरोन बेस्ड भी पिल्स दे सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाला पिल्स भी दे सकते हैं। इसमें देने का तरीका है कि अगर जो प्रोजेस्ट्रोजन पिल्स दिए हैं तो उसमें एक मेडिसिन रहेगा, और अगर जो कॉम्बिनेशन वाला दिए हैं तो उसमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों रहता है। तो ये कैसे कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है, ये ओव्यूलेशन को रोककर भी प्रेगनेंसी को रोक सकता है। अगर जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन से रोक देगा। अगर जो दोनों एग और स्पर्म दोनों रिलीज हो चुका है बॉडी में, तो उसके फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। ये अलग अलग तरीके से रोक सकता है। इसका कॉमन ब्रांड नेम क्या है, कॉमन उसका जो नेम है मेडिसिन का, वो किस नाम से आता है, आई पिल्स के नाम से आता है, और अनवांटेड 72 के नाम से आता है। ये इसका एग्जांपल हो गया पिल्स का। सेम चीज यहां भी है कि रेप के केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर के केस में जब अगर जो होता है, ऐसा कभी कभी होता है कि जो कॉन्डम है वो रप्चर कर गया और सीमेन बॉडी के अंदर चला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है, उस टाइम पे भी यूज करते हैं।
कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी यूज करते हैं। इसमें क्या है 72 आवर्स के अंदर देते हैं। इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पिल्स भी दे सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस के थ्रू भी इससे बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। अब क्या है मैकेनिज्म क्या है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इसका एग्जांपल आई पिल्स और मल्टीलोड अनवांटेड 72, ये दोनों इसका एग्जांपल है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। अब देखिए परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होगा, इसमें परमानेंटली का मतलब जो फीमेल है वो या मेल है, दोनों के केस में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये परमानेंटली वर्क करता है। मतलब इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड भी बोला जाता है। इसमें सर्जरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, या फिर यहाँ पे वास डिफरेंस को भी कट कर सकते हैं। मेल के केस में वास डिफरेंस को कट करेंगे और फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे। और इसका जो रिवर्सिबिलिटी है, इसको रिवर्स करना मतलब उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसको ठीक नहीं कर सकते। एक बार अगर जो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी हो गया तो उसका रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। इसमें क्या करते हैं, ये सर्जिकल मेथड है, इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और जनरली एडवाइज फॉर कपल हु डू नॉट वांट एनी मोर प्रेगनेंसी, ऐसे कपल को एडवाइस किया जाता है जो कपल अब कोई बच्चा नहीं चाहता है, कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहता है। इन दिस मेथड ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या करते हैं, गैमिट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि यहां से क्या होगा, स्पर्म आया, ये स्पर्म क्या करेगा, यहां जाके ब्लॉक हो जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। तो स्पर्म के ब्लॉकेज को रोकेगा, तो स्पर्म का ब्लॉकेज रुकेगा तो क्या होगा, इसमें जो सीमेन रिलीज होगा, सीमेन जो रिलीज होगा उसमें सिर्फ प्लाज्मा होगा, स्पर्म नहीं होगा। मतलब सेमिनल प्लाज्मा होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन सीमेन प्लाज्मा विल बी रिलीज बट स्पर्म्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सीमेन। तो सीमेन क्या होगा, विदाउट स्पर्म, सीमेन जो होगा विदाउट स्पर्म होगा। तो एक बार देख लेते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी हो गया मेल के केस में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में, ये मेल का केस हो गया और ये फीमेल में होगा। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, ये मेल में होता है। एक स्मॉल इंसिजन कट लगाया जाता है स्क्रोटम में कट करते हैं और स्क्रोटम के थ्रू वासा या फिर वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और उसको टाई अप करते हैं, बांध देते हैं। तो क्या बोल रहा है, स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कट लगाते हैं स्क्रोटम के थ्रू और वो वास डिफरेंस को कट करके एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव, कट कर देते हैं और उसको टाइड अप कर देते हैं, बांध देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इज प्रिवेंटेड, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन प्रिवेंट हो जाता है, स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसके आगे स्पर्म नहीं जा पाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये हो गया। और सीमेन विदाउट स्पर्म विल बी इजैकुलेटेड, जो सीमेन रिलीज होगा उसमें स्पर्म एब्सेंट रहेगा, स्पर्म नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा रहेगा। अब देखो ट्यूबेक्टोमी ये भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है, फीमेल में होता है ये, और इसमें स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है, स्मॉल कट लगाया जाता है। कहाँ, एब्डोमेन के थ्रू भी हो सकता है और ये वजाइना के थ्रू हो सकता है, जहां पे स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, इज रिमूव्ड और टाइड अप, कट करते हैं और उसको बांध देते हैं, ऐसे लाइगेट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम इज प्रिवेंटेड, मतलब यहाँ से ओवम तो रिलीज हुआ और ये ओवम ऐसे आगे जाएगा, यहाँ से गया, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ ब्लॉकेज हो गया, तो ये आगे ओवम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये परमानेंट मेथड है, इसमें इसका जो रिवर्सिबिलिटी है वो पुअर है। तो आज इस लेक्चर में यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो चैप्टर है वो लमसम 6 से 7 लेक्चर ज़्यादा बोल दिए, 4 लेक्चर में ये खत्म होने वाला है। 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। फिर PYQ करवा देंगे, फिर बहुत सारा 1 लाइनर क्वेश्चन करवा देंगे, हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।